बच्चों 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 बात करते हैं। इस तरह आपसे बात होती रही हमारी, अब ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 11 पे, जो हीट यानी सेकंड डे के जो चैप्टर है। फर्स्ट डे में तो आपको पता है एमडीके में 4 चैप्टर है। मोशन वाला, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एक ही है। पीएमसी में दोनों को एक ही बनाया हुआ है। इनके एमसीक्यूज हमने ग्रुप पे शेयर किए थे, आप देखिएगा। और उन जब एमसीक्यूज शेयर किए थे तो जो उसके न्यूमेरिकल है मुश्किल मुश्किल वो नहीं किए थे। आपने वो बताना कि सर ये वाला न्यूमेरिकल बता दें, तो हम उस पर फिर काम करके आपको बता देंगे, इसके अलावा ही बता देंगे। फिर एक सर्कुलर मोशन का चैप्टर है, वो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ आपको भेजा है, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी वाला काम भी भेजा, वहां से हमने वेव को रोका है अभी, ठीक है। वेव को रोकने से पहले हम बात करेंगे चैप्टर 11 पे, हीट पे, टेम्परेचर पे, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब सिर्फ एमसीक्यूज की ही वीडियो ना मिले बच्चों को, थोड़ी बात हो जाए बच्चों से ना। जैसे मिसाल के तौर पे, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। हीट का ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है उसका नाम था कैलोरिक। कैलोरिक के हिसाब से हीट का क्या डेफिनेशन थी? जैसे चाय का कप है, ऐसा चाय भरी हुई है। चाय जब ठंडी हो जाती है, यानी हीट जब निकल जाती है, तो क्या चाय का वजन कम होता है? नहीं। क्या चाय की स्मेल में कोई फर्क आता है? नहीं। क्या चाय का जो खुशबू है उसमें कोई फर्क आता है? उसमें भी कोई फर्क नहीं आता। जायके में फर्क आता है? अच्छा, जायके में फर्क नहीं आता। कलर में फर्क आता है? कलर में भी फर्क नहीं आता। तो पहले जमाने में कहते थे कि हीट एक फ्लूइड है, उसका नाम कैलोरिक है, जो कि वेटलेस होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, स्मेललेस, वगैरह वगैरह। बाद में एक साइंटिस्ट था काउंट रमफर्ड। काउंट रमफर्ड ने इस कैलोरिक थ्योरी को चैलेंज किया, और उसके बाद जूल ने लोगों ने काम किया और बताया कि भाई हीट तो वर्क की, यानी हीट तो एक एनर्जी टाइप है, इसकी यूनिट जूल होती है। इसलिए टेम्परेचर के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा, हीट की कन्वर्जन कुछ भेजूंगा ग्रुप पे, वो याद कर लेना कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है। हीट की एक यूनिट बीटीयू भी होती है, पेपर में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ कि 1 जूल कितने बीटीयू के बराबर है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है। तो हीट की कन्वर्जन आपने देखनी है, एक बात। दूसरी बात, आप जंप करेंगे टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर पे जंप करेंगे, जो जो टॉपिक मैं तुमसे बोलता रहूंगा, तुम्हें इसकी थ्योरी पढ़नी अच्छे से, सही है जी। नोट्स चाहिए तो हमसे बता देना, हम तुम्हें क्रॉप करके दे देंगे, भाई ये वाला काम पढ़ लो, हीट यूनिट की कन्वर्जन इस तरह से पढ़ लो। दूसरी बात टेम्परेचर की। टेम्परेचर का मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। उसकी भी मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। टेम्परेचर स्केल कितने हैं बोलो? नंबर 1 सोचना भी है भाई, सेंटीग्रेड। नंबर 2 केल्विन। नंबर 3 फॉरेनहाइट। इन तीनों की आपस की कन्वर्जन को पूछते हैं, आपके एमसीक्यू में भी हमने पूछा हुआ है। इन तीनों की आपस की कन्वर्जन को ही पूछते हैं। मिसाल के तौर पे एक चार्ट हम बना लेते हैं, एक चार्ट पे बात कर लेते हैं कि जो केल्विन स्केल है वो कहां से शुरू हुआ है, फ़ारेनहाइट स्केल कहां से शुरू हुआ है, वगैरह वगैरह। हमें बात पता है कि टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए, एक पॉइंट ऑफ हॉटनेस, एक पॉइंट ऑफ कोल्डनेस। इन सारी बातों को एक साथ याद कर लेना, जब फिर एमसीक्यू करोगे तो फिर बातें समझ आएंगी। डायरेक्ट एमसीक्यू सोल्व कर लोगे क्योंकि फिजिक्स में मसला है, बाकी तुम कर सकते हैं आराम से, यहाँ थोड़ा घपला होता है। तो टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। जब सुन रहे हो तो लिखते रहना, फटाफट लिखते रहना। 2 पॉइंट चाहिए, एक ठंडे का पॉइंट, एक गर्म, यानी पॉइंट ऑफ हॉटनेस और पॉइंट ऑफ कोल्डनेस। अब वो पॉइंट ऑफ हॉटनेस और पॉइंट ऑफ कोल्डनेस लिए क्या गए? पानी के मेल्टिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ कोल्डनेस लिया गया और पानी के बॉइलिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ हॉटनेस लिया गया। तो पॉइंट ऑफ कोल्डनेस क्या है इस दुनिया में? आप कहेंगे मेल्टिंग स्टेट ऑफ आइस। पॉइंट ऑफ हॉटनेस क्या होता है? आप कहेंगे बॉइलिंग स्टेट ऑफ वाटर। 2 बातें। अब सेंटीग्रेड के स्केल में, सेल्सियस के स्केल में बॉइलिंग स्टेट ऑफ वाटर क्या है? 100। चलो आसान हो जाए, फिर बात करते हैं। हाँ, तो भाई नोट करना शुरू करेंगे। सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 0 होता है। तो
इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 100 का। तो सेंटीग्रेड के स्केल में टोटल डिवीजन कितनी हो गई? 100। ये सारी बातें लिखते रहिएगा। दूसरी बात नंबर टू, केल्विन के स्केल में मेल्टिंग स्टेट ऑफ आइस होती है 273 और बॉइलिंग स्टेट ऑफ वाटर होती है 373। तो वो शुरू होता है 273 से, जाता है 373 पे। तो भी डिविजन्स कितनी है, नंबर कितने बीच में? 100 है ना, तो 100 है। तो डिवीजन के हिसाब से दोनों स्केल क्या होगा? बराबर होगा। सेल्सियस का स्केल और केल्विन स्केल डिवीजन के हिसाब से बराबर, उसमें भी 100 इसमें भी 100, इसकी 100 उसके 100 के बराबर, इसका 1 उसके 1 के बराबर। एक मशहूर एमसीक्यू आता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश केल्विन। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 1 केल्विन। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 10 केल्विन। 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 50 केल्विन, क्योंकि बराबर है। चले बात करते हैं नई। और ये तो आपको पता है, सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए 273 प्लस कर लेते हैं और जी फिर रिवर्स आएंगे तो माइनस कर लेते हैं। बात करते हैं तीसरी, फ़ारेनहाइट के स्केल में मेल्टिंग स्टेट ऑफ आइस लिखते हैं ना भाई, मेल्टिंग स्टेट ऑफ आइस होती है 32 और बॉइलिंग स्टेट ऑफ वाटर होती है 212। बहुत तेज भाग रहा है, इसकी डिवीजन छोटी छोटी तेज भाग रहा है। तो इसके स्केल में टोटल है 180 डिवीजन। 212 में से 32 को माइनस करेंगे, 180 डिवीजन। तो डिवीजन के हिसाब से सबसे बड़ा स्केल कौन सा है? तो आप बोलेंगे फ़ारेनहाइट। उनकी 100 जा रही थी, या 180 पे चला गया। तो एक मशहूर एमसीक्यू और सुनो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? आप सोचो क्या, सेंटीग्रेड 100, इसकी 180 बराबर, तो साला इसकी 1, इसका 1.80 होगा ना। तो मशहूर एमसीक्यू क्या है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपने बोलना है 1.8। इस 1.8 से और सुनो, मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें दूं डेल्टा टी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं तुम्हें टेम्परेचर नहीं दिया, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दिया है। तो सेंटीग्रेड वाले स्केल में मैं तुम्हें डिफरेंस कितना दिया भाई? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के स्केल में कितना होगा? तो आपने 1.8 से मल्टीप्लाई करना होता है इस नंबर को। तो अगर सेंटीग्रेड के स्केल में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 1.8 से मल्टीप्लाई, यानी कि 18 हो जाएगा। मैं कुछ एमसीक्यू खोल भी लेता हूँ ताकि यार उन पर भी बात होती रहे, ताकि तुम वीडियो शूडियो कर देखो बाद में। इत्तेफाक से एमसीक्यू नंबर 3 यही था। ठीक है भाई, और सुनो, देखो कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो लॉजिकल बेस होते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पे एक सवाल है यहाँ पे कि एक गुब्बारे को ठंडे कमरे में रख दो तो क्या होगा? यार गुब्बारे को ठंडे कमरे में रखोगे, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, तो सुखड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरा, विच साइंटिस्ट शोड कनेक्शन मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी? जाहिर है काम जूल ने किया था। ठीक है जी। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो डिफरेंस कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ रहे दिस चेंज ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, यानी एब्सोल्यूट स्केल इज, मैंने आपको बताया था इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका भी 100, तो दोनों का 100 बराबर है, तो वहां भी 100 आएगा। सही जी। फिर आपसे पूछते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? ट्रिपल पॉइंट, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता कितना आपके ख्याल में है जी? ये होता है 546। क्या होता है भाई? 546, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में कह रहे हैं। इसी तरीके से आपसे पूछने का सवाल कि भाई एक टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशेंट का टेम्परेचर है, ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा? अब यहाँ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं दिया आपको, सिंपल टेम्परेचर दिया है कि भाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसका एक कन्वर्जन टेबल होता है। कन्वर्जन टेबल याद है आपको? क्या था? लिख लें, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। लिखे पहले, देख लिया। अब आपसे C कितना दिया आपको यहाँ पे? सेंटीग्रेड वाला कितना दिया? 40 दिया है। अगला स्टेप करें, उसकी जगह 40 लिखें, तो 40/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करना है। जब डिफरेंस देंगे तो 1/8 से मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, और जब सादा टेम्परेचर देंगे तो इस जो मैंने आपको कन्वर्जन बताया इससे कन्वर्ट करेंगे आप। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई ये
0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर है? तो आपको याद होगा 273, लेकिन सारे ऑप्शन 273 के भाई। तो जब 1 मिनट की बात करेंगे तो 273.15 होता है। ठीक है जी। अच्छा और सुने, ये जो एब्सोल्यूट जीरो की बात हो रही है तो और सुन लें इस बात पे। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जो थ्योरेटिकल सबसे कम होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है टेम्परेचर? 460 होता है। केल्विन के स्केल में 0 होता है। सेंटीग्रेड के स्केल में -273.15 होता है। ठीक, याद रहेगी ना बात? पूछेंगे आपसे, पूछ सकते हैं आपसे, एब्सोल्यूट जीरो एट फ़ारेनहाइट स्केल इज, तो -460। याद रखिएगा इन बातों को। हम आपसे बात कर रहे थे टेम्परेचर की, बहरहाल उन टेम्परेचर स्केल की आपने बात सुन ली ना। रेनकाइन भी होता है स्केल, इसमें 4 स्केल हो गए, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन, रेनकाइन भी एक स्केल है। रेनकाइन और केल्विन स्केल एब्सोल्यूट स्केल है, और फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड इन्हीं के सब स्केल होते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा इन बातों को। और आपसे बात करते हैं उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद फिर एक लॉजिकल एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 8, कि मिसाल के तौर पे एक चाय की कप रखा हुआ है। तो जब चाय की कप रखा हुआ है टेबल के ऊपर, मेटल के ऊपर, तो ये किन किन तरीकों से हीट लॉस करेगा? तो पहली बात तो ये कि भाई इसके अपने ऊपर से हीट निकलेगी, तो ये रेडिएशन के तौर पर भी करेगा। उसके बाद ये खुद लिक्विड है तो नीचे के गर्म मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे होंगे, ऊपर नीचे जा रहे होंगे, तो कॉन्वेंशन के तरीके से भी करेगा। जब लिक्विड में करंट पास हो रहा हो, जब लिक्विड में हीट पास हो रही हो, तो कॉन्वेंशन कहते हैं। फिर आपने रखा है इसको मेटल की शीट पे, लोहे पे। तो जब मैं लोहे की शीट पे कप रख दूंगा तो ये लोहा भी गर्म होगा, नहीं होगा? यानी कि सॉलिड के जरिए सॉलिडों में चलेगा ही, तो भाई कंडक्शन के जरिए भी करेगा, तो सबके जरिए करेगा। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है। उसके बाद आपने पढ़ रखा है, आपने किस पढ़ रखी है पता क्या पढ़ रखी है? लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। एमडीकेट का हिस्सा नहीं है, बहरहाल एमडीकेट का हिस्सा नहीं है इस साल, लेकिन आप याद कर लें। आपने सुना था बीटा इज इक्वल 3 अल्फा, है ना भाई? बीटा और अल्फा का रिलेशन क्या होता है? 3। बीटा को अल्फा करेंगे 3 आएगा। बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इन दोनों का रेशियो क्या होता है? 3 के बराबर। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एरिया का, होता है उसमें 2 साइड्स होती हैं। तो अगर बीटा अपॉन अल्फा करूंगा, बीटा 3 अल्फा, बीटा 3 गामा 2, तो बीटा अपॉन 2 यानी कि 3 अपॉन 2 1.5 होगा। तो सवाल क्या है यहाँ पे? द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज x टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, तो 1.5 टाइम्स होता है। आंसर की मैं गलत देखा हुआ इसका आंसर। उसके बाद 10 एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी से होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आपने T2 निकालना है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर को कौन सी डिवाइस मेजर करती है? तो आप कहेंगे थर्मोमीटर, लेकिन थर्मोमीटर लो टेम्परेचर मेजर करता है, हाई टेम्परेचर मेजर करता है पायरोमीटर से। जब टेम्परेचर के मेजरमेंट की बात हो रही है तो बात करते हैं हीट कैसे मेजर करते हैं, तो हीट होती है मेजर कैलोरीमीटर से। प्रेशर कैसे करते हैं? बैरोमीटर से। तो इन चीजों से ये चीजें मेजर होती हैं। सही है भाई। फिर कह रहे हैं आपको द गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड। जाहिर है क्योंकि वो तेज काम करते हैं, बहुत तेज शूट कर जाते हैं ऊपर। फिर कह रहे हैं आपसे, एक आपने चीज सुनी होगी, सुपरफिशियल एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पहले तो उसूल सुनेंगे, उसूल क्या है? जब भी किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब किसी का टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा। हमने बलून की मिसाल भी दी ना, ठंडे कमरे में रखेंगे तो श्रिंक हो जाएगा। ठंडे कमरे का मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं आप, तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन पानी में उल्टा है, पूरा उल्टा नहीं है, थोड़ा सा। ये 0 डिग्री से 4 डिग्री तक थोड़ा घपला होता है बीच में। वजूहात उनकी बहुत सारी है, लेकिन हमें भी जो एमसीक्यू जल्दी जल्दी करना है तो याद करने के लिए बता रहा हूँ। 0 डिग्री से 4 डिग्री तक होना क्या चाहिए? वैसे उसूल के मुताबिक बढ़ना चाहिए, लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री तक कम होगा। 4 से आगे जाएंगे तो बढ़ेगा। वही मतलब वही रूल फॉलो करेगा जो होता है। तो पहले उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा एंड देन इंक्रीज होगा। सही जी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपसे और बहुत सारी। इसी तरह एक अहम टॉपिक है आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यार कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, लिख लेना, नोट्स फॉर्म में भी देंगे तो वहां भी होंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी
काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? अपने पास लिखो फॉर्मूला 3/2 kT। एक और फॉर्मूला लिखो 3/2 RT। यहाँ R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, K का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 3/2 RT जो है ना वो मोल की काइनेटिक एनर्जी है और 3/2 kT एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। तो कभी फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, तो आपने क्या बोलना है वहां पे? आपने बोलना 3/2 RT, सॉरी KT। काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। याद रहेगी ना बात। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यूनिट क्या है? जूल पर मॉलिक्यूल इनटू केल्विन। वैल्यू क्या है? 1.38 x - 23। याद करना सारी चीजें आपको भाई। फिर इसी तरीके से एक बात और पूछते हैं, आपने एक क्वेश्चन तो पढ़ रखी है ना। अच्छा क्या बताएं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 3/2 kT 3/2 RT। इसमें R और K तो कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं आपको कहूं कि भाई गैस के मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जब आपने टेम्परेचर बराबर दिया तो भाई बराबर होगी ना काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कोई भारी गैस हो, हल्की गैस हो, कोई भी फलानी गैस हो, टेम्परेचर जब तक एक ही है काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी भाई? एक रहेगी। वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे। हाँ, वेलोसिटी में बात करें क्या? वेलोसिटी के फॉर्मूले लिखो, चलो शाबाश। v इज इक्वल टू अंडर रूट, बड़ा रूट बनाओ, 3kT अपॉन स्मॉल m। 3kT अपॉन स्मॉल m। देखो लिखो फॉर्मूला अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M। देखिए ये मशहूर फॉर्मूला है। एको लिखो, चलो एको लिख लो। अंडर रूट 3P अपॉन रो। पता है ना रो कैसे बनाते हैं? 3P अपॉन रो। अब देखो वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करे। शुरू के दो फॉर्मूले बात करेंगे सिर्फ दोनों पे। टेम्परेचर पे कर रही है ना, तो आप बोलेंगे हाँ कर। मास पे कर रही है, अपॉन में मास आ रहा है ना, तो इनवर्स रिलेशन के साथ। तो मुझे बताओ कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन की वेलोसिटी ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की वेलोसिटी ज्यादा होगी? सोच लो भाई, सोच लो। आप बोला सर जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो आपके ख्याल में किसका मास कम होता है, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? हाइड्रोजन का होता है, जाहिर सी बात, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी जब पूछेंगे तो आपने देखना भारी हल्का कौन है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो आपने नहीं देखना कि भारी हल्का कौन है, आपने टेम्परेचर को देखना है। ठीक है जी, आपको मिलेंगे। और एक मशहूर इक्वेशन सुन ले आप मुझसे, PV = nRT होता है नहीं होता है? PV = nRT। उस n की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का। एक MCQ है वो इसी फॉर्मूला से हो रहा है। MCQ नंबर 14 जो है वो आपको जो फॉर्मूला बताया मैंने, इसको आप देखेंगे इसमें, सही है। फिर आपसे पूछ रहे हैं मुझे वॉइस का कुछ रिलेशन तो बताएं क्या होता है, तो भूल गया उसको। वॉइस क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? P1 V1 अपॉन P2 V2। तो अगर मैं तुम्हें P1 दूं, V1 दूं, P2 दूं, V2 आ जाना चाहिए भाई। इसी तरीके से 400 का, अच्छा बॉयल्स को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बात करो उसके। बॉयल्स को आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स का ग्राफ कैसे बनता है? यूं दिख रहा है ना, ऐसा कर्व बनता है अगर PV के दरम्यान बना है। अगर बॉयल्स का ग्राफ P और 1/P के दरम्यान बना है फिर स्ट्रेट लाइन बनता है। तो बॉयल्स का ग्राफ V और P के दरम्यान इनवर्स ऐसा रेशियो कर्व, तो अगर V और 1/P के दरम्यान बना है तो स्ट्रेट लाइन बनता है। और इसकी इतनी बातें नहीं करता। 400 पे चलो जंप करता है। 400 क्या कहता है? 400 कहता है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? V1/T1 V2/T2। इस फॉर्मूले को बहुत यूज करते हैं ये लोग यार MDCAT में। इसके तुम प्रैक्टिस करना, खुद भी दिल चाहे ना कभी लिख देना गूगल पे कि भाई MCQs ऑफ 400 या मैथमेटिकल MCQs ऑफ 400, तो वहां मिल जाएंगे आपको, तो उनकी थोड़ी प्रैक्टिस मार लेना वहां से। 12 एक सवाल आपको जो दिया होता है यहाँ पे, और यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होता है, सही है। केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करना होता है आपको। यहाँ कोई सवाल दिया हुआ भी एक आध में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा। दो टेम्परेचर दिए हैं T1 T2, कि दोनों को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। फिर कह रहे हैं लीटर का मतलब 1, एक वॉल्यूम हमको 1 दिया, V2 निकालना है। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, V1/T1 V2/T2, तुम्हें V2 निकालना है, बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला है। उसके बाद 16 तो मुझे बता दो कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है, लिखा हुआ 3/2 kT, सही है।
उसके बाद आपको कह रहे हैं कि 4 गैस हैं, कौन तेज भागेगी, तो जो सबसे भारी होगी वो चल के भागेगी। ऑप्शन पढ़ लेना, अभी अंदाजा लगा लेना। तो आपसे कह रहे हैं कि वॉल्यूम को डबल कर दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी। डेंसिटी का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है यार, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, तो अगर वॉल्यूम को डबल करेंगे डेंसिटी हाफ हो जाएगी, वॉल्यूम को हाफ करेंगे डेंसिटी डबल हो जाएगी। तो रिलेशन इनवर्स देख लेना वहां से, सही है। अच्छा, प्रेशर का ताल्लुक डेंसिटी से क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक डब्बा है, डब्बे में ज्यादा मॉलिक्यूल घुसेड़ दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। 20 नंबर एमसीक्यू में देख लो भाई, बहुत लंबी कहानी सुनाई है कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 केल्विन, कि भाई हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी तो है 300 केल्विन, उसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की क्या होगी। तो आप बोले अबे ई तो होगी, सेम होगी ना, चेंज थोड़ी होगी। उसके बाद कह रहे हैं आपसे रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैसेस, रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैसेस। देखो हम जो भी पढ़ते हैं लॉस वगैरह वो सब आइडियल गैस लो है, रियल गैस के तो नहीं है ना, वो तो आपके इंटर में नहीं समझे, वो तो बाद में आता है। अभी बल्कि जो नई फर्स्ट आई शायद उसके अंदर है, तो केमिस्ट्री के अंदर। तो रियल गैसेस को आइडियल गैसेस के पे कब अप्लाई कर सकते हैं, तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और प्रेशर बहुत कम हो, तो डेंसिटी भी कम होता है। तो सारे ऑप्शन सेट है, तो ऑल ऑफ दिस कर दीजिए मेरी तरफ से। वो कह रहे हैं स्पीड किस पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन है, आप जज कर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर को इतना बढ़ाया, टेम्परेचर से वेलोसिटी का रिलेशन पूछ रहे हैं आपसे। सवाल नंबर 23 में चेक कर लें पहले। टेम्परेचर देखिए वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला लिखें अपने पास। V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T। ये वेलोसिटी और टेम्परेचर का सवाल है, ठीक है। यहां से अब ये सवाल कर लेंगे, दोनों टेम्परेचर को कन्वर्ट करें आप केल्विन के अंदर, तो ऊपर आएगा 1200, नीचे आएगा 400, थोड़ी 300 आएगा, कट लगाएंगे तो 4 बचेगा। 4 करो 2 होता है, तो वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगी। वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन है। फिर आपसे पूछने वाले मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप बता देंगे, कोई मसला नहीं। फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक एमसीक्यू में डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, आपको पता है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वर्क या हीट की बात कर रहे हैं। फिर वो पूछ रहे हैं, अच्छा सेकंड लॉ आपने नहीं पढ़ना, सेकंड लॉ के एमसीक्यू इसमें शामिल है लेकिन वो आपने नहीं करना है, डायरेक्ट कार्डनो वार्डनो को आप कटा दें, एमडी कट का फिलहाल तो आपका हिस्सा नहीं है। जो ई कट वाले बच्चे हैं वो उसको फॉलो करेंगे, सही है। आपने ये स्पेसिफिक हीट के टॉपिक को अच्छे से करना है, केएमटी को करना है, केएमटी लिख लेते हैं बस, और आपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक करना है अच्छे से। टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल रही है, उनमें आप ये टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, सही है, आपके लिए जाया हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि अब अच्छा 29 एमसीक्यू जो है वो इसी बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं एक्स जो है, एक्स के साथ भी यानी एक्स वाई जेड है, एक्स का टेम्परेचर सवाल क्या है वो पूरा पढ़ते हैं। A system X is neither in thermal equilibrium with Z or not, ठीक है जी। 3 सिस्टम है X, Y, Z, इसका X का टेम्परेचर है 20, लिख लो अपने बात, लिख लो। X का टेम्परेचर कितना 20, Y का 30 ले लो, Z का 40 ले लो, देख लिया। X, Y और Z से क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इनका टेम्परेचर सेम है, तो आप बोलेंगे नहीं, ना X Y से है ना X Z से है। तो बताओ X और Z आपस में है, तो जो मिसाल मैंने आपको दी इसमें तो नहीं, लेकिन आपस में हो भी सकता है। एक और मिसाल लिखो, X Y Z, X का लो 30, Y का लिखो 50, Z का भी लिखो 50। अब बताओ X Y से है, X Z से, आप बोलेंगे नहीं, लेकिन Y Z आपस में है। तो अगर X, Y और Z से थर्मल इक्विलिब्रियम में ना हो तो Y और Z आपस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है। उसके बाद ऐसे कह रहे हैं एडियाबेटिक की इक्वेशन बताते हैं, आपको तो पता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एडियाबेटिक इक्वेशन, वो गामा क्या है, वो भाई गामा की बात करो ना, गामा है एडियाबेटिक कांस्टेंट। वो गामा की वैल्यू क्या होती है 1.4। मैं तुम्हें गामा की सारी वैल्यू बताऊंगा। डायटोमिक के लिए 1.4 होती है, मोनोटोमिक के लिए 1.6 होती है, पॉलीएटोमिक के लिए 1.3 होती है। तो एक चार्ट भेज दूंगा, वहां जरा पढ़ लेना।
और गामा बराबर होता है Cp अपॉन Cv के। किसके बराबर होता है? Cp अपॉन Cv के। तो Cp की वैल्यू मोनोटोमिक के लिए अलग होती है, डायटोमिक के लिए अलग होती है, है ना। Cp की वैल्यू मोनोटोमिक के लिए अलग होती है, डायटोमिक के लिए अलग होती है, पॉलीटोमिक के लिए अलग होती है। Cv की वैल्यू भी अलग अलग होती है। वो पूछते हैं आपसे फॉर डायटोमिक गैस वैल्यू ऑफ Cp इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Cv इज इक्वल टू। हमने एक एमसीक्यू शामिल किया है यहाँ पे, एमसीक्यू नंबर 34। तो एक क्यों करें, हम करेंगे 6 एमसीक्यू अभी इसके, तो ग्रुप पे भेजेंगे आपको, थ्योरी है, पढ़ लेना होगा। इस तरीके से गामा की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। उसके बाद कार्नोजन का सवाल है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। ये चले बात कर लेता हूँ। अगर आप काम की चीजें हैं, अगर दोनों का टेम्परेचर 10% बढ़ाएं तो एफिशिएंसी सेम रहेगी, सही चेंज नहीं होती है। फिर अगर सवाल किसी का भी नहीं है, एक साइकिल फट जाता है, एक साइकिल का टायर फट जाता है, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबेटिक होता है। आप हीट तो नहीं दे देना इसको, खुद ब खुद वो फट जाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन होगी 100%, वैसे होती नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट 0 पे हो जाएगी। तो ये हमारा एब्सोल्यूट 0 से टच में हमारा सवाल। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कम होती है यार, इसकी 25 से 30 होती है बस की, सही है, 30 से 35 कम है इसकी एफिशिएंसी, उसकी ज्यादा है। डीजल इंजन की ज्यादा होती है, सही, 35 से 40 होती है उसकी। फिर एंट्रोपी कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, हमें पढ़ना भी नहीं फिलहाल वो। बहरहाल जो आइस अगर पिघलेगी तो उसके एंट्रोपी की मॉलिक्यूल डिसऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, तो वो बढ़ जाएगी। उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं होती, क्योंकि आपको हीट ही नहीं मिलती रहा है। यूनिवर्स की एंट्रोपी रहा है भाई, टेम्परेचर यूनिवर्स का बढ़ ही रहा है। आप देखें गर्मी पड़ ही रही है, तेज ही पड़ रही है, पूरा एंटार्क्टिका पिघलने को आने वाला है, तो एंट्रोपी तो बढ़ती है बात है। तो ये हमारी आपसे बातें थी चैप्टर 1 की, जिसमें भी मैं आपसे थोड़ी सी बात और करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करता हूँ, उसके 4 चीजें आपको बताऊंगी, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। इन चारों के बारे में आप थ्योरी पढ़ें, थ्योरी नहीं है तो हमसे ले लें, हम आपको दे देंगे। 12 मोटी मोटी बातें बताता हूँ कि सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होता है? आइसोथर्मल में। कौन सा प्रोसेस में हीट नहीं मिलती? एडियाबेटिक में। सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी का चेंज किसमें आता है? ऐसा घूमे ना, आइसोकोरिक में आता है, क्योंकि आइसोकोरिक में वर्क नहीं होता। एक इक्वेशन है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो वहां तो वर्क नहीं होता, तो वर्क 0 रहता है। डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा यू के बराबर। तो सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी में चेंज वही आता है। तो और एक बात और सुनो, आइसोबैरिक के सवाल आ सकते हैं। आइसोबैरिक में वर्डन किसके बराबर होता है? पी डेल्टा वी के बराबर। डेल्टा वी बराबर होता है एरिया इंटू हाइट के। तो इसके मैं एक दो सवाल दे देता हूँ, तुम लोगों को प्रैक्टिस कर लो उसकी, ठीक है। देखो बच्चों, एमडी केट के लिए ये नहीं है कि आप किसी किताब को अट्टा मार लें, ऐसा सीन नहीं है। कोई जुमला मैं बोल रहा हूँ, अगर समझ आए तो लिख लेना अपने पास, समझ आए तो याद कर लेना जुमले को। MDCAT is the study of finding maximum possibilities to ask MCQ। MDCAT एक वो पढ़ाई जिसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज तलाश करनी है कि MCQ कैसे आ सकता है। आइसोबैरिक में MCQ किस किस तरह के बन सकते हैं, ये सवाल है। वॉइस हो के MCQ कौन कौन से आ सकते हैं। तो जो टॉपिक आपको पीएमसी ने मेंशन किए हैं उनकी थ्योरी आपको बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ना हो तो आप पढ़ें, थ्योरी ना मिल रही हो हमें बताएं, हम आपको देते हैं थ्योरी। और थ्योरी क्लियर करने के बाद MCQs करने हम लोगों ने, और MCQs आपने ज्यादा से ज्यादा ही करना, ठीक है जी। इस तरह की बातों को आप पहले देख लें। एक MCQ कितना मजे का है, CP माइनस CP इक्वल टू R होता है ना, तो ये उल्टा करो, CP माइनस CP क्या हो जाएगा? माइनस R हो जाएगा। और CP CP से बात कर लेते हैं भाई, स्पेसिफिक हीट होती क्या सवाल है ना। तो 1 मोल गैस है आपके पास, 1 मोल स्पेसिफिक हीट, क्योंकि गैसेस की होती है 1 मोल की बात होती है वहां पे, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। 1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कोई मन्नत मानेंगे? आप उसको हीट करेंगे। तो जितनी हीट उसको प्रोवाइड करेंगे 1 मोल 1 सेंटीग्रेड सॉरी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। मैं यहाँ पे सेंटीग्रेड बोलते बोलते केल्विन पे आ गया, क्योंकि गैसेस के टेम्परेचर की बात केल्विन में होती है हमेशा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है, जरा सुना है?
1 मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी, शाबाश। और सारी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो उसमें तो आप केजी का इस्तेमाल करें कि 1 केजी ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी, शाबाश। इसमें बहुत सारी बातें और भी हो सकती थी हमारे पास, ठीक है। आपने सब क्लियर करनी है इंशाल्लाह। इसके एमसीक्यूज आपने देखने हैं, टेस्ट सीरीज आपने देखनी है, और मैं आपके लिए और काम कर रहा हूँ जो पास्ट पेपर के एमसीक्यू हैं, हम उनकी भी वीडियो का सिलसिला आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपकी ये वाली किताब हो जाए उसके बाद वो काम करेंगे, इसको आप करें। और आपको बहुत जल्दी, अभी क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं बहुत जल्द कर रहा हूँ, शायद इस वीक के अंदर, आज कितना जुमरात हो गया ना, शायद जुम्मे हफ्ते को आपको पूरी बायो की मिलेगी फाइल। को अच्छे से याद करें, खूब दिल लगा के प्रैक्टिस करें एमसीक्यू की। मेरा जुमला याद करेंगे, जो टॉपिक है उसके एमसीक्यू किस किस तरीके से आ सकते हैं वो आपने अच्छे से करना है। उसकी थ्योरी आपने तो पे ही पढ़े, आपका टेस्ट जा रहे हैं। हमारी कोई गाइडलाइन चाहिए, हमसे आप बात करते रहें, राब्ता करते रहें, कंटिन्यू रहें। जो मसला हो वो हमें बताएं, हमें ये ना बताइए कि हम बहुत परेशान है, हमें ये नहीं बताएं। आप बताएं सर ये मसला है यार, इसका हल कैसे करूंगा, हम आपको हल दे सकते हैं। हम आप पे दम नहीं कर सकते कि भाई परेशान है सर में तो दम कर दो, ये हमारा बाबा वाला काम नहीं है। आप हमें मसला बताएं कि सर इस वीडियो के बाद भी जो मसला आप मुझे बताएं कि सर टेम्परेचर की बात है मुझे क्लियर नहीं, मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ आपके लिए ही बैठे हैं, आपसे पूछना, आप बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह।